हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम अपना चैप्टर 2 जो कि है इंजाइम्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि आपके पीएमडीसी के एमडीकेट सिलेबस में भी इंक्लूडेड है। सो इंजाइम्स हैं क्या? बेसिकली ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं। ये कैटेलाइज करते हैं हमारे केमिकल रिएक्शन को। ठीक है, कैटेलाइज मतलब कि जो स्पीड है रिएक्शन की, उसे इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, इन्हें हम बायो कैटालिस्ट कहते हैं। अब कैटालिस्ट वर्ड जैसे कि आपने केमिस्ट्री में सुना होगा, कैटालिस्ट ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज कर देते हैं। तो इन्हें हम बायो कैटालिस्ट कह रहे हैं क्योंकि ये लिविंग सिस्टम के केमिकल रिएक्शंस को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। अब कहते हैं कि सारे के सारे एंजाइम मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, लेकिन कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो कि आरएनए के भी बने हुए होते हैं। उन्हें हम राइबोजाइम्स कहते हैं क्योंकि वो ऐसे रिएक्शंस को कैटेलाइज करते हैं जिनमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की प्रोसेसिंग हो रही होती है। तो उन्हें हम राइबोजाइम्स कहेंगे। सिंपल है याद करना कि आरएनए के जो बने हुए हैं उन्हें आर फॉर राइबोजाइम्स। ठीक है, वैसे तकरीबन सारे एंजाइम्स मेनली किसके बने हुए हैं? प्रोटीन्स के, और इन्हें हम बायो कैटेलिस्ट कह रहे हैं। अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स पर आते हैं कि एंजाइम्स की सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहली हो गई है कि बायो कैटालिस्ट इन्हें हम कहते हैं। दूसरी बात यह है कि इन्हें ये प्रोटीनेशियस इन नेचर है, मतलब प्रोटीन के बने हुए हैं। कौन से प्रोटीन? ग्लोब्यूलर प्रोटीन। प्रोटीन की दो टाइप होती है, फाइब्रस और ग्लोब्यूलर। तो ये बने हुए हैं ग्लोब्यूलर प्रोटीन के। ये बात याद रखनी है, आप पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, अब या तो एंजाइम एक तो ऐसे होते हैं जो कि इंटायरली मेड अप ऑफ प्रोटीन, जैसे कि पेप्सिन एक एग्जांपल है। ठीक है, और एक होता है कि अलोंग प्रोटीन एक नॉन प्रोटीन पार्ट भी होता है, तो उसे हम कोफैक्टर कहते हैं, जिसे हम आगे पढ़ने वाले हैं। और इसकी एग्जांपल दी हुई कि एसिटाइल को एंजाइम है। ये एक ऐसा एंजाइम है जिसके पास प्रोटीन पार्ट भी है और प्रोटीन पार्ट के साथ साथ एक नॉन प्रोटीन पार्ट भी है। ठीक है, वैसे हम कह रहे हैं कि एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, लेकिन कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जिनके पास अलोंग विद प्रोटीन पार्ट दे आल्सो हैव नॉन प्रोटीन पार्ट। ठीक है, तो उन्हें हम फिर कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स कहते हैं, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। अब एंजाइम्स कौन प्रोड्यूस करता है? सेल प्रोड्यूस करते हैं। अगर वो उसी सेल पर एक्ट कर रहे हैं तो उन्हें हम एंडो एंजाइम कहते हैं। एंडो एक टर्म है जिसका मतलब होता है अंदर। ठीक है, और ऐसे एंजाइम जो कि सेल से आउटसाइड एक्ट करें, जो सेल उसे प्रोड्यूस कर रहे हैं उससे बाहर जाके वो एक्ट कर रहे हैं, अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, उन्हें हम एक्सो एंजाइम कहते हैं। एक्सो का मतलब होता है बाहर। अब ये स्पेसिफिक होते हैं अपनी नेचर और फंक्शन में। इसका क्या मतलब है कि फॉर सपोज ऐसे एंजाइम जो कि प्रोटीन पर एक्ट करते हैं उनका नाम है प्रोटीएजेस, तो वो सिर्फ प्रोटीन के रिएक्शंस को ही में ही इन्वॉल्व होंगे। मतलब कार्बोहाइड्रेट की रिएक्शंस को वो कैटालाइज नहीं कर सकते, ना ही वो लिपिड्स के। जो प्रोटीन्स के हैं वो प्रोटीएजेस ही काम करेंगे। ठीक है, इसी तरह जो लाइपेजेस होते हैं वो लिपिड्स पर एक्ट करते हैं, तो फिर वो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट पर एक्ट नहीं कर सकते। और इनका जो साइज होता है वो सबस्ट्रेट से बड़ा होता है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि क्या क्या। अब ये एक एंजाइम की इधर पिक्चर दी गई है जो कि है प्रोटीएज। तो प्रोटीएज जैसे कि मैंने आपको बताया बेसिकली प्रोटीन के ऊपर एक्ट करता है। वो ना ही कार्बोहाइड्रेट पर एक्ट करेगा और ना ही फैट पर एक्ट कर सकता है। ठीक है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि दे आर हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। और इसके बाद आप देख सकते हैं ये पूरा एक एंजाइम है। ठीक है, और ये इसका सबस्ट्रेट है। सबस्ट्रेट उसे कहते हैं जिस पर एंजाइम एक्ट करेगा। तो ये प्रोटीन पर एक्ट करेगा तो ये इसका सबस्ट्रेट हो गया है। ठीक है, अब एंजाइम का जो साइज है वो सबस्ट्रेट से काफ़ी बड़ा है, जो कि हम पिक्चर में हम अपनी देख सकते हैं। ठीक है, और जहाँ पर ये सबस्ट्रेट एंजाइम से जाकर अटैच होगा उसे हम उसकी एक्टिव साइट कहते हैं। ये बात आपको याद रखनी है कि एक्टिव साइट कहाँ होती है? जहाँ पर सबस्ट्रेट आकर लगता है, बाइंड करता है एंजाइम से, उसे हम सबस्ट्रेट एक्टिव साइट कह रहे हैं, सॉरी। ठीक है, इसके बाद आता है कि इनके पास पर्टिकुलर साइट होती है टू रिएक्ट विद द सबस्ट्रेट, जिसे हम पीछे देख कर आए, एक्टिव साइट जिसे हम कहते हैं। अब एंजाइम की एक्टिविटी को भी कुछ सब्सटेंसेस इंक्रीज कर देते हैं, एक्सेलरेट कर देते हैं, तो उन्हें हम एक्टिवेटर कहते हैं। और इसी तरह से कुछ होते हैं जो कि उसे इनहिबिट कर देते हैं, तो उसे हम इनहिबिटर्स कहते हैं। ये हम आगे जाकर डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा दे आर सेंसिटिव टू हीट एंड पीएच। अब जैसे कि ये हाईली स्पेसिफिक होते हैं अपनी नेचर में और अपने फंक्शन में, इसी तरह से ये हीट सेंसिटिव होते हैं। मतलब इनके लिए एक ऑप्टिमम रेंज होती है टेम्परेचर की, जो कि यूजुअली 37
सेंटीग्रेड तक होती है, उसमें ये काम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये डीनेचर हो जाते हैं। इसी तरह से एक इनकी स्पेसिफिक पीएच होती है। कुछ एंजाइम होते हैं जो कि एसिडिक एनवायरनमेंट में काम करते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो कि बेसिक एनवायरनमेंट में काम करते हैं। तो हर एंजाइम की एक अलग ऑप्टिमम पीएच होती है। इसी तरह से आगे कह रहा है कि ये केमिकली अनचेंज रहते हैं ड्यूरिंग एंड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन, मतलब इनमें कोई भी केमिकल चेंज नहीं आता है रिएक्शन के दौरान और बाद में भी। अब आते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम। स्ट्रक्चर क्या है एंजाइम का? 3 डायमेंशनल ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स हैं जो हम पीछे पढ़ कर आए हैं। अब एंजाइम जिस सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करता है उसे हम सबस्ट्रेट कहते हैं, और सबस्ट्रेट कहाँ अटैच होता है? आकर एक्टिव साइट पर। ठीक है। अब हर एंजाइम के पास, अब जो एक्टिव साइट होती है उसके पास क्या होता है? स्पेसिफिक चार्ज भी होता है। ठीक है। और वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है इन शेप टू द शेप ऑफ द सबस्ट्रेट, मतलब सबस्ट्रेट की जो शेप है और जो एंजाइम की एक्टिव साइट की शेप है वो इसी अंदाज में बने होते हैं ताकि सबस्ट्रेट आकर एक्टिव साइट पर फिट हो सके। अब जो एक्टिव साइट है एंजाइम की उसके 2 रीजन होते हैं। एक होती है बाइंडिंग साइट। बाइंडिंग साइट वो रीजन होता है जहाँ पर अमाइनो एसिड्स बॉन्ड बना लेते हैं विद सबस्ट्रेट, और कैटालाइटिक साइट जो कि नाम से जाहिर हो रहा है कि वहाँ पर अमाइनो एसिड्स कैटालाइटिक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, तो इसे हम कैटालाइटिक साइट कह रहे हैं। और बाइंडिंग साइट किसे कह रहे हैं? जहाँ पर बॉन्ड बना लेते हैं सबस्ट्रेट के साथ, उसे हम बाइंडिंग साइट। तो एक्टिव साइट के पास 2 रीजन्स होते हैं, बाइंडिंग एंड कैटालाइटिक। और एक्टिव साइट के पास स्पेसिफिक चार्ज होता है और उसकी जो शेप होती है वो कॉम्प्लीमेंट्री होती है टू द शेप ऑफ सबस्ट्रेट, ताकि सबस्ट्रेट आकर अच्छे तरीके से फिट हो सके हमारे एक्टिव साइट में। ठीक है। इसके बाद आता है कि एक्टिव साइट हो गया। बाकी दूसरा स्ट्रक्चर देखा जाए तो जैसे कि हम पीछे बात कर चुके हैं कि एंजाइम या तो पूरे बने हुए हैं प्रोटीन्स के, या फिर प्रोटीन के साथ साथ उनमें एक नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, तो ऐसे एंजाइम्स को हम कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स कहते हैं। ठीक है। अब जो नॉन प्रोटीन पार्ट है उसे हम कोफैक्टर कहते हैं। कोफैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द अटैचमेंट ऑफ सबस्ट्रेट और कैटालाइटिक एक्टिविटी। अगर कॉन्जुगेटेड एंजाइम में कोफैक्टर ना लगा हो तो कोई भी कैटालाइटिक एक्टिविटी नहीं हो सकती। तो कोफैक्टर ऐसे एंजाइम से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब हम यहाँ इस चार्ट को देखते हैं। जो कोफैक्टर है हमारा नॉन प्रोटीन पार्ट, वो 2 तरह का होता है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक के भी 2 टाइप्स हैं। एक होता है प्रोस्थेटिक ग्रुप, मतलब ऐसा कोफैक्टर जो कि परमानेंटली अटैच है एंजाइम के साथ, उससे डिटेच नहीं होता। ठीक है। लेकिन ऐसा ऑर्गेनिक कोफैक्टर जो कि उससे डिटेच हो रहा है और फिर अटैच हो जाता है, डिटेच होता है फिर अटैच हो जाता है, उसे हम कोएंजाइम कहते हैं। और इसी तरह से कोफैक्टर इनऑर्गेनिक होता है, इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। इनऑर्गेनिक में क्या होता है? मेटालिक आयंस होते हैं, तो उन्हें हम एक्टिवेटर्स कहते हैं क्योंकि वो इंक्रीज करते हैं रिएक्शन की स्पीड को, और वो भी डिटेचेबल होते हैं। तो एक अगर हम प्रॉपर्टी देखें कि एक्टिवेटर्स और कोएंजाइम में एक बात सिमिलर है कि वो दोनों डिटेच हो सकते हैं, जबकि प्रोस्थेटिक ग्रुप है वो परमानेंटली अटैच रहता है। तो ये एक बेसिक पॉइंट है कि प्रोस्थेटिक ग्रुप हमेशा परमानेंटली अटैच रहता है, ये कभी डिटेच नहीं होता। अब हम देखते हैं कोफैक्टर के 2 टाइप्स हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, और इसी तरह से ऑर्गेनिक के भी 2 टाइप्स हैं। एक है कोएंजाइम्स। कोएंजाइम्स अभी आगे हम पढ़ते हैं कि ये वाइटामिन्स के डेरिवेटिव्स होते हैं, और ये इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स की तरह अटैच होते हैं एट द टाइम ऑफ सबस्ट्रेट बाइंडिंग, मतलब जब सबस्ट्रेट बाइंड होने आ रहा होता है तो ये भी अटैच हो जाते हैं और उसके बाद दोबारा डिटेच हो जाते हैं। इनके एग्जांपल्स आपको याद रखने के NAD, निकोटीन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, जो कि हम पीछे पढ़कर आए थे चैप्टर 1 में, जो कि एक डाइन्यूक्लियोटाइड है, उसमें निकोटीन होता है हमारा वाइटामिन, और इसी तरह फ्लेविन FAD के अंदर होता है। इनऑर्गेनिक में हमने पढ़ा है कि ये मेटेलिक आयंस होते हैं और डिटेच हो सकते हैं, और ये एक्टिवेटर्स भी इन्हें हम कहते हैं क्योंकि ये एक्सेलरेट कर देते हैं। ठीक है। और अगर इनके एग्जांपल्स हम देखें, मैग्नीशियम मैग्नीज आयन हो सकता है, कॉपर आयन हो सकते हैं। अब हम सेकेंड टाइप की तरफ जाते हैं फैक्टर की, विच इज़ प्रोस्थेटिक ग्रुप। अब ये क्या करते हैं? कोवलेंटली और परमानेंटली ये अटैच होते हैं एंजाइम से, ये डिटेच नहीं हो सकते लाइक कोएंजाइम और इनऑर्गेनिक कोफैक्टर। अब यहाँ पर हमारे कोफैक्टर्स की टाइप कंप्लीट हो जाती है। अब जो कॉन्जुगेटेड एंजाइम है, अगर हम उसमें से कोफैक्टर रिमूव कर दें, जो बाकी जो एंजाइम बच जाता है पीछे, उसे हम एपो एंजाइम कहते हैं। मतलब कि ऐसा कॉन्जुगेटेड एंजाइम जिसका कोफैक्टर हटा हुआ है
और बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है एंजाइम का उसे हम एपो एंजाइम कहेंगे। और जब कोफैक्टर आकर अटैच हो जाएगा तो मतलब कि वो एंजाइम अब एक्टिवेट हो गया है और अपनी एक्टिविटी परफॉर्म कर सकता है। तो ऐसे एंजाइम्स को फिर हम हॉलो एंजाइम्स कहते हैं। ठीक है, ये आपसे पूछ सकते हैं कि एपो एंजाइम क्या होता है, कि ऐसे कॉन्जुगेटेड एंजाइम जिनसे कोफैक्टर रिमूव्ड हो उसे हम एपो एंजाइम कहेंगे। और ऐसे एंजाइम जिनके साथ कोफैक्टर अटैच हो और वो एक्टिवेटेड हो, मतलब ये फंक्शन अपना परफॉर्म कर सकते हैं, तो उन्हें हम होलो एंजाइम कहेंगे। तो यहाँ पर हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट, और नेक्स्ट लेक्चर में हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम्स डिस्कस करेंगे।